हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लगातार सीरीज ला रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत में ही हम संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आए थे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में। अब कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में अब बारी आती है सिद्धांत यानी जीन पियाजे। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर और सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही मान्य है। अब दूसरी चीज़ कि जहाँ पियाजे, कोहलबर्ग और बायगॉस्की और चोमेस्की इन चारों को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि कंटिन्यू पहले हम पियाजे को पढ़ेंगे, फिर कोहलबर्ग या बायगॉस्की को पढ़ेंगे और उसके बाद चोमेस्की। तो एक बाई एक सीरीज के हिसाब से वीडियो आएगी। अब वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि हर तथ्य को, हर फैक्ट को वन बाई वन आपको समझाए। देखिए, थ्योरी जो मैंने लिखी है केवल आपको समझाने के लिए लिखी है। आपको अगर समझ में आ जाता है तो आपको पूरे नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल उस फैक्ट को समझने की कोशिश करें और जितना लिखना है केवल उतना ही लिखें। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, जीन पियाजे, सबसे पहले बात करते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। देखिए, कभी आ जाए क्वेश्चन कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है? जीन पियाजे। जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ ए चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। याद रखेंगे, पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक कब लिखी थी? 1923। देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानवाद पर जोर दिया था और संज्ञानवाद में इन्होंने 4 स्तर दिए थे। सेंसरी मोटर, संवेदी गामक अवस्था, प्रिप्रोशनल स्टेज यानी प्राक संक्रिया, पूर्व संक्रियात्मक। तीसरी दी थी कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक। और चौथी दी थी फॉर्मल। तो कहीं ना कहीं इन्होंने 4 स्टेजें दी थी और इन 4 स्टेजों के माध्यम से इन्होंने समझाने। लेकिन इन स्टेजों को समझने से पहले इनके कुछ तथ्य हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाकी मैं चित्रों के माध्यम से आपको डिटेल में समझाऊंगा। आता है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत को समझने के लिए निम्न तथ्यों को जानना अति आवश्यक है। अब जो मैं जितने फैक्ट बता रहा हूँ, देखिए, सिद्धांत पढ़ने से पहले आपको उन फैक्टों को पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो आइए बात करते हैं। देखिए, पहला फैक्ट है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, देखकर हमारे बुद्धि में एक स्कीमा जागृत होती है, यानी समझ उत्पन्न होती है और उस समझ के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये कहलाता है हमारा अनुकूलन यानी एडेप्टेशन। जैसे आप देख सकते हैं, किसी को देखकर सीखना। आगे, पियाजे के अनुसार बच्चे में अपने आसपास के वातावरण से अंतःक्रिया करने तथा वातावरण के साथ समंजन करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया के रूप में अनुकूलन द्वारा वातावरण में उपस्थित तत्व कार्य को उद्योगों के प्रति स्पष्ट समझ विकसित करने से संबंधित होता है। तो एक स्पष्ट समझ करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अनुकूलन। अब आता है इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट, एसिमिलेशन। देखिए, एसिमिलेशन क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है एक अपनी स्कीमा में थोड़ा सा बदलाव, अपनी स्कीमा में थोड़ा सा परिवर्तन करके यानी संशोधन करना, वो कहलाता है एसिमिलेशन या इसे कहते हैं आत्मसात्करण। देखिए, अब इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, सिंपली द प्रोसेस इन अप्रोटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्री एग्जिस्ट, यानी पूर्व ज्ञात ज्ञान में, यानी पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ देना, क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। तो देखिए, बात करते हैं, पहले से विद्यमान स्कीमा या मानसिक बुद्धियों को नई सूचना जोड़ लेने या व्यवस्थित प्रक्रिया को आत्मसात्करण कहा जाता है। देखिए, इस एग्जाम्पल में अब जैसे इसे कहा गया
देखिए ये 4 पैर है, एक पूँछ है, बाल है, तो उसको दिखाया गया तो उसे बोला गया ये डॉग है। अब बच्चा जैसे ही डॉग जैसे यानी सपोज़ उसने बिल्ली को देखा, अब बिल्ली के भी 4 पैर हैं, एक पूँछ है, बाल है, सॉफ्ट बाल है, तो वो उसे भी डॉग समझेगा। लेकिन बताने पर ये डॉग नहीं, ये कैट है। तो जैसे ही उसे बताया जाएगा यानी वो एक उसकी आवाज़ के रूप से जो चेंज कर लेगा, यानी आवाज़ के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाएगा आपका एसिमिलेशन। यह प्रक्रिया काफ़ी सीमा तक व्यक्तिनिष्ठ होती है क्योंकि इसमें बच्चा नवीन अनुभव एवं जानकारी को पूर्व विद्वान विश्वासों के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन और संशोधन करके उपयोग, जैसे बच्चा एक कुत्ते को जानता है और उस समय उसे एक युक्त जीव कुत्ता समझता है, किंतु कभी कभी अलग परिस्थितियों के कुत्ते आ गए हैं तो वह कुत्ते के ज्ञात प्रत्यय से आवश्यक परिवर्तन में संशोधित करके अपनी स्कीमा को सुधार करता है। अब आता है समायोजन। यह भी अनुकूलन की एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चा विद्यमान स्कीमा को नवीन जानकारी एवं अनुभव के आधार पर फेरबदल करता है। याद रखेंगे जो नवीन जानकारी अब यहाँ पर वहाँ पर अपनी स्कीमा में जोड़ लेता था और यहाँ पर प्राचीन स्कीमा को संशोधित कर देता है। याद रखेंगे एसिमिलेशन में क्या होता था, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ देना, उसमें एडिशन, और इसमें बदल देना। तो दोनों में अंतर समझेंगे। या नए प्रत्यय या स्कीमा बनाता है। ये प्रक्रिया तब होती है जब ज्ञात स्कीमा नई वस्तु को जानने या समझने में सहायक नहीं होती या उसे बदलने या नई स्कीमा बनाना आवश्यक हो जाए। समायोजन में नवीन ज्ञान व अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती स्कीमा में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने की प्रक्रिया निहित होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नई स्कीमा का भी विकास होता है। जैसे बच्चा कुत्ते की स्कीमा से तो परिचित है, अब उसे कुत्ते से परिचित है। अब एक बात बताइए, आत्मसातीकरण, उनने कुत्ता देखा लेकिन आपने कुत्ते को एक रंग दिखाया, लेकिन अब भविष्य में वो उस टाइप के और कुत्ते देखता है अलग अलग, लेकिन वो फिर भी समझ जाता है ये डॉग है। लेकिन अब उसे एक मेमना दिख जाए तो मेमने को कुत्ते से कैसे कंपेयर करेगा। तो पूर्ववर्ती क्रिया में नया प्रत्यय जोड़ना या नए प्रत्यय स्कीमा विकसित करना, ये कहलाता है। देखिए जैसे एकमेंडेशन, अब आएगा एकमेंडेशन। तो एकमेंडेशन क्या होता है, देखिए जैसे एकमेंडेशन या फिर हम कहते हैं समायोजन। तो समायोजन को अब वो कैसे कर रहा है, तो देखिए जैसे यहाँ पर स्कीमा, स्कीमा के बाद एसिमिलेशन और एसिमिलेशन के बाद होता है एकमेंडेशन। तो यही चीज़ें मैंने बताई कि जब वो यहाँ देखता है, यहाँ हमें कुत्ते के बारे में बताया गया, कुत्ते के बारे में उसे बिल्ली मिलती है, बाद में ये बिल्ली को जानने के बाद फिर इनको क्या करते हैं, इलिस्ट्रेट करते हैं और इसको क्या लाते हैं, चेंज करते हैं। अब आता है इक्विलिब्रियम, जैसे कि देखिए यहाँ पर, ठीक, इक्विलिब्रियम या सामधारणा। प्याजे का मानना है बच्चे आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन करने का प्रयास करते हैं। देखिए समायोजन और संतुलन के बीच जब आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों हो जाते हैं तो उसके बीच में जो संतुलन का प्रयास होता है, जैसे कहते हैं एसिमिलेशन और एकमेंडेशन के बीच में एक तंत्र द्वारा किया जाता है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। बच्चे में जब कभी अज्ञात अनुभव समस्या के रूप में आते हैं तो एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसको दूर करने या संतुलन लाने हेतु आत्मसातकरण और समायोजन दोनों प्रक्रियाएं प्रारंभ करना पड़ता है। साधारणतः बच्चे कैसे विचारों की या ऐसे विचारों की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकते हैं कि व्याख्या में सहायक होता है। अब आती है संज्ञानात्मक संरचना। अब संज्ञानात्मक संरचना देखिए, अब कीवर्ड आपके पास हो गए स्कीमा, कॉग्निशन, एसिमिलेशन, एकमेंडेशन। संज्ञानात्मक संरचनाएं एक आधारभूत मानसिक प्रक्रिया के रूप में लोगों द्वारा सूचना या जानकारी की समझ बनाने में अनुप्रयुक्त होती हैं। यह संज्ञानात्मक संरचना में कई मानसिक प्रक्रियाओं का समुच्चय निहित रहता है। अब आता है आत्मकेंद्रितता, इकोसेंट्रिज्म। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इकोसेंट्रिज्म क्या है,
सेल्फ सेंटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि अपना मत क्या है। द इनेबिलिटी टू रियलाइज देयर आर अदर व्यू पॉइंट बिसाइड देयर ओन, यानी ये जानने में अभी वह यह नहीं समझ पा रहा है कि इसके अलावा भी और व्यू पॉइंट हैं। अब द वर्ड रिवॉल्व्स अराउंड चाइल्ड एंड वाज इन्वेंटेड फॉर देम। अब उसको जैसे हाइड एंड सीक फेल्स जो होते हैं वो इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। जैसे देखिए, एक थ्योरी थी तीन पर्वत सिद्धांत इकोसेंट्रिज्म को दर्शाता है। देखिए तीन पर्वत सिद्धांत क्या है, तो आप देखें इस तरीके से उन्होंने तीन पर्वत दिए थे। अब यहाँ जो बंदा बैठा है उसे केवल एक पर्वत दिखाई देगा। कितने पर्वत दिखाई देंगे? एक। और यहाँ जो व्यक्ति बैठा है उसे दो पर्वत दिखाई देंगे। दो कौन कौन से दिखाई देंगे? देखिए ये यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा कर दें तो उसे यहाँ पर बैठे को दो दिखाई देंगे, एक ये और एक ये, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो ये, तो बीच वाला उसे दिखाई नहीं देगा। और जो व्यक्ति यहाँ से आएगा उसे ये तीनों। तो इकोसेंट्रिज्म में है कि जहाँ आप सही हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और लिया जा सकता है। एक एग्जाम्पल ये है, अब ये है 6, अब इस पोजीशन पर जो बंदा खड़ा है उसे ये 9 दिखाई देगा और इस पोजीशन पर जो बंदा खड़ा है उसे कैसा दिखाई देगा? 6। तो इकोसेंट्रिज्म कहते हैं कि एक ही चीज के दो पहलू और दूसरे पहलू को नहीं जानना। तो कहते हैं पियाजे का जो तीन पर्वत सिद्धांत है वो किसको है? इकोसेंट्रिज्म, या इसको कहते हैं आत्म केंद्रितता परीक्षण। आत्म केंद्रित से तात्पर्य बच्चे स्वयं के दृष्टिकोण व अन्य दृष्टिकोण में विभेद कर पाने की स्थिति में रहता है, अर्थात बच्चा किसी परिस्थिति में अन्य व्यक्ति के नज़रिए को जान पाने में सक्षम होता है। ऐसा महसूस होता है जैसा वह देख सुन या कर रहा है, दूसरे भी वैसा देख सुन और कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे एक कहानी इस पर और ले लेते हैं, यहाँ पर लिखी नहीं है। अब एक बच्ची है सोफे पर बैठी है, एक बच्ची है सोफे पर बैठी है। अब यहाँ से बच्ची से माँ ने पूछा कि बेटा दूध पी लिया? तो सिर हिला के कहती है यस। अब माँ ने देख लिया। खाना खा लिया? सिर हिला कर कह देती है यस। अब उसे तो ये पता है कि वो ऐसा कर रही है तो दूसरा भी ऐसा सुन रहा। अब ये तो उसके सामने 3-4 बार घर पर रिपीट हो गई। अब कल को ऑफिस से उसकी माँ का फोन आता है, बेटा खाना खा लिया, बेटा पानी पी लिया। अब वो बच्ची फोन पर ही सिर हिलाती है, तो क्या उसकी माँ को दिखाई दिया? नहीं, लेकिन बच्चे को तो दिखाई दिया। तो बच्चे के दृष्टिकोण में क्या है कि जैसा वो कर रहे हैं वैसा दूसरे समझ रहे हैं। ये है आत्म केंद्रिता या इको सेंट्रिज्म। अब आता है जीववाद या सजीवता, या जिसे हम देते हैं एनिमिज्म। देखिए एनिमिज्म होता क्या है पहले इसे समझ लें। एनिमिज्म इज द बिलीफ दैट एवरीथिंग एग्जिस्ट हैज सम काइंड ऑफ कॉन्सिनेंस एंड अवेयरनेस। देखिए जो एनिज्म है इसका मतलब है बालक प्रत्येक चीज को सजीव समझता है। कैसे समझता है? सजीव। जैसे अगर देखा होगा बच्चों में, मेरी गाड़ी तो तुझसे बहुत तेज चलती है, मेरा हेलीकॉप्टर तुझसे बहुत तेज उड़ता है, मेरी ट्रेन बहुत अच्छी है, मेरी पेंसिल बहुत, मेरा घोड़ा बहुत तेज मारता है, बहुत तेज भागता है। तो कहने का मतलब वो बच्चे उस खिलौने को सजीव समझने लगते हैं, सजीव समझने लगते हैं। और कभी कभी जैसे हम खाना खिलाते हैं ऐसे ही बच्चे अपने डॉल्स को खाना खिलाने की कोशिश, कपड़े पहनाते हैं, यानी कहने का मतलब वो एज ए सजीव की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, यह भी प्राप्त संक्रियात्मक चिंतन की अन्य सीमा है। इसमें बच्चा सभी वस्तुओं को सजीव समझता है, अर्थात यह धारणा होती है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव के समान मानता है, जैसे टेडी बियर, पंखा, कार आदि को सजीव। जैसे कहते हैं ना पंखा बहुत तेज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी क्रियाएं सजीवों की तरह मान लेना, तो ये कहलाता है आपका सजीवता। ठीक, अब आता है स्कीम्स। देखिए स्कीम्स क्या है और स्कीमा क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए स्कीम एंड ऑर्गेनाइज, स्कीम आर मेंटल पैटर्न्स, ऑपरेशन एंड सिस्टम, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग
and using schemes in effort understand how the work is organized। जिस चीज को यानी किसी चीज को समझने की जो योजना होती है वो कहलाती है स्कीम। जैसे कि देखिए यहाँ पर ए चाइल्ड स्कीम अबाउट डॉग 2 years टेल्स फरी, क्या होगा डॉगी। अब चाइल्ड सीज 2 year फर टेल्स, तो चाइल्ड क्या कहेगा डॉगी। मूवमेंट ऑफ डिस इक्विलिब्रियम स्कीम डज वर्क, दैट्स नॉट ए डॉगी दैट्स ए किटी किटी सेज मॉम डॉगी। अब बच्चा क्या कहेगा 2 years टेल डॉगी वाव वाव फरी डॉगी, 2 years टेल फरी मियाऊ कैटी। तो नई स्कीमा में पुरानी स्कीमा जोड़ दी, यानी नवीन ज्ञान जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, अब उनके भौंकने के आधार पर जोड़ दिया। ठीक, अब भौंकने के आधार पर जोड़ दिया तो ये उसकी क्या कहलाई, ये उसकी कहलाई एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन हो गया। अब एसिमिलेशन के बाद अकमेंडेशन कब आता है, अकमेंडेशन कब आएगा, जब वो 4 लेग नहीं देखे। सपोज उसने 4 लेग देखा लेकिन फरी नहीं देखा। अब फरी नहीं है तो उसके अंदर जो चेंज लाने की जरूरत होगी तो वहां कहलाएगा वो अकमेंडेशन। ठीक है, 4 स्टेज के बारे में आपको बता, तो आपको समझ में आ गया। तो ये जो कहलाती है ये एडेप्शन है और ये अकमेंडेशन है। ठीक, इससे तात्पर्य व्यवहार के एक संगठित एवं व्यवस्थित पैटर्न से है। स्कीम का संबंध मानसिक संक्रिया से होता है। स्कीम को मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप माना जाता है। अब आती है स्कीमा। देखिए स्कीमा क्या होती है, स्कीमा की अगर बात करें तो स्कीमा यानी बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा कहा जाता है। अब देखिए स्कीमा क्या है, जैसे छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चे ने क्या देखा, फर, 4 लेग, 2 years, 2 eyes, टेल, तो क्या है कैट। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि 2 बीकर में इक्वल जल है, सेम साइज के सेम, तो उससे पूछा ज़्यादा किस में है, तो नहीं। अब क्या किया, एक बीकर का जल लंबे वाले में, लंबे और पतले बेलन में लौट दिया जाता है, तो अब वो ज़्यादा किसे बता रहा है, तो ज़्यादा बता रहा है लंबे वाले। यानी उसकी स्कीमा केवल आकार को लेकर है कि जो आकार ज़्यादा होगा उसी में ज़्यादा आएगा, यानी कि उस वो लंबाई के अकॉर्डिंग अपनी स्कीमा को सेट किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्कीमा जानने समझने में शामिल मानसिक और शारीरिक क्रियाओं दोनों का वर्णन। स्कीमा, तो याद रखें ये स्कीमा, देखिए टाइपिंग एरर है, इसको आप पढ़ेंगे स्कीमा। ज्ञान की श्रेणियां हैं जो संसार की समझ और व्याख्या में हमारी सहायता करती हैं। स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से लिया जाता है जिसका सामान्यकरण किया जा सके। जैसे बच्चे के अनुभव में विस्तार होता है, वैसे वैसे नवीन अनुभववाद जानकारी के आधार पर पूर्ववर्ती स्कीमा में संशोधन, जोड़ना या परिवर्तन या नए स्कीमा बनाने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया होती है। अब आता है विकेंद्रण। विकेंद्रण या इसे हम पढ़ते हैं डिसेंटरिंग। तो देखिए डिसेंटरिंग है क्या, द चाइल्ड नाउ टेक्स इनटू मल्टीपल एक्सेप्ट ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए जब बच्चा एक चीज के मल्टीपल एक्सेप्ट समझने लगता है, जैसे अब यहाँ पर ये सर्किल थे तो इस बच्चे ने ये भी 4 समझा और इनको भी 4। अब जैसे उसे बताया 3 + 3 6, उसने किया 2 + 2 4, तो कहीं ना कहीं वो मल्टीपल एक्सेप्ट यानी कि एक ही फॉर्मूले के कई सारे क्वेश्चन उसने कर लिए, तो यानी कि उसने माइंड में क्या कर लिया उसका डिसेंटर। अब रिवर्सिबिलिटी भी समझ गया कैसे, देखिए इस गोलाकार से ये चपटाकार बना तो उसके माइंड में सेंटर है और इससे वापस ये प्राप्त कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है संतुलीकरण यानी इक्विलिब्रियम। इस पर देखिए पीछे भी चर्चा हुई थी, समंजन या इक्विलिब्रियम, और इसको दूसरे नाम से भी आ जाएगा संतुलिनीकरण। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखिए पहला स्टेज 1 जो होती है, तो स्टेज 1 आपको पता है क्या थी, स्टेज 1, स्टेज 1 थी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या था आपका, देखिए दिस इज कैट, पता है।
इक्विलिब्रियम still is a cat. Everything it seems this theory still a cat. Disequilibrium क्या है? Something happened to cast doubt on the theory. अब यहां पर उसे डाउट आ गया क्योंकि यहां पर चेंज आ गया, कलर में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। अब स्टेज 4 यानी एकमेंडेशन आ गया, दीज ऑल आर कैट, यानी एक तरीके से उसने आप बना लिया। तो यानी कि नई स्कीमा और पुरानी स्कीमा के बीच में बैलेंस कर लिया, तो ये क्या कहलाई आपकी इक्विलिब्रियम। देखिए दोबारा देखें, द स्टेट ऑफ कॉग्निटिव बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट्स। इन अदर वर्ड, द अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू एक्सप्लेन द एक्सपीरियंस यू आर हैविंग। विकास के लिए संतुलन एक अनिवार्य शर्त है, क्योंकि संतुलन ही जैविक परिपक्वता, भौतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ समन्वय स्थापित करता है। इसके अभाव में किसी भी प्राणी का विकास संभव नहीं है। पियाजे ने संतुलनीकरण को स्वचालित आरोही प्रक्रिया कहाँ से व्यक्ति के विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रहती है। यह संतुलनीकरण ही पियाजे के अनुसार स्कीमा है। स्कीमा की संरचना की ग्रहीता एक प्रमुख प्रक्रिया है। अब आता है देखिए एसिमिलेशन, मैं पीछे भी पढ़ा चुका हूँ। एसिमिलेशन मैंने 2 बार लिखा है। देखिए एसिमिलेशन जब मैं वहाँ पढ़ाया तो मैंने बताया कि एसिमिलेशन, अब मैं आपका रिपीट करा रहा हूँ इसको एक अदर एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए एसिमिलेशन क्या है? द कॉग्निटिव प्रोसेस बाय विच ए पर्सन इंटीग्रेट न्यू परसेप्चुअल मोटर कॉन्सेप्ट मैटर टू एग्जिस्टिंग द स्कीमेटा और पैटर्न ऑफ बिहेवियर। देखिए बॉय saw an airplane एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड दैट बर्ड। वो एयरप्लेन देख रहा है लेकिन उसकी स्कीमा में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? वर्ड। ये कहलाता है एसिमिलेशन। आत्मीकरण को किसी भी व्यक्ति की वह योग्यता या क्षमता कहा जा सकता है जिसके सहयोग से वे नवीन परिस्थिति के साथ साथ समन्वय स्थापित करता है। इसे समंजन कहा जाता है। समंजन का अर्थ है पूर्व अनुभवों की पृष्ठभूमि में नवीन अनुभवों का आत्मीकरण, अर्थात वातावरण से ज्ञान प्राप्त करने में बालक के पूर्व अनुभव भी सहायक होते हैं, जो समंजन कहलाते हैं। जैसे जैसे बालक वातावरण से समंजन और आत्मीकरण करता है, उसका संज्ञानात्मक विकास आगे बढ़ता है। देखिए अब हम इसके बारे में क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अब संज्ञानात्मक विकास की जो 4 स्टेजें बताई हैं पियाजे ने, तो इनके बारे में हम विस्तार से जो चर्चा करेंगे, इंद्रिय गामक अवस्था, पेशीय जनित अवस्था। अभी हमने ये समझा कि संज्ञानात्मक विकास किन किन फैक्टर को लेकर चलता है अपने साथ, तो इन फैक्टरों को आप पढ़ेंगे और ये जो विकास है आपको समझने में मदद करेंगे। देखिए अब आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए 3 प्रश्न हैं। एसिमिलेशन के 2 उदाहरण दीजिए, एसिमिलेशन के 2 उदाहरण दीजिए, अकमेंडेशन के 2 उदाहरण दीजिए और एसिमिलेशन, अकमेंडेशन और स्कीमा के 2 उदाहरण आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले वीडियो में कल पियाजे के नैतिक विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों को एक ही वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।